हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 26 को कवर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज की इस सेशन में वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की यह सेशन आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं वह सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो यह आपके वराही नदी पे स्थित है। वराही नदी इज द राइट आंसर। और कहाँ पे स्थित है तो यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है, वराही नदी पे या कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा, यह भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगी? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी। यह आपकी स्वेज नहर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगी। ए ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। वही अगर बात करें कि यह जो आपका स्वेज नहर है इस पे अधिकार किसका है, किस देश का अधिकार है? तो याद रखिएगा मिस्र देश का अधिकार हो जाता है स्वेज नहर पे। वही मिस्र की राजधानी पूछे तो काहिरा हो जाती है और मिस्र की जो मुद्रा हो जाती है वो हो जाती है आपकी पाउंड। ठीक है, मिस्र के अभी फिर से राष्ट्रपति चुने गए, 3 बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए। कौन? तो अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो है दोस्तों गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला या दुनिया का पहला देश बन चुका है, तो फ्रांस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा है? तो नाटो की बात की जाए तो नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल को की गई थी। 4 अप्रैल कब? तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी आपके नाटो की। नाटो में कुल आपके 32 देश वर्तमान में है और 32वां नवीनतम देश कौन सा जुड़ा है? तो स्वीडन इज द राइट आंसर। स्वीडन आपका 32वां देश है। वहीं 31वां कौन सा है आपका? फिनलैंड 31वां जुड़ा था। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह पुस्तक लिखी है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, यंग इंडिया भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ठीक है, ये सभी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। वहीं ज्योतिबा फूले की बात की, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले की बात की जाए तो इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। यह बातें आपको याद रखनी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? आपके ज्योतिबा फूले हो जाते हैं। मौलाना आज़ाद की बात करें तो इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना आज़ाद हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, यह आपका सूचीबद्ध नहीं किया गया आपकी संघ सूची में 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया कि वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों को तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो खिलजी शासकों से पहले और खिलजी शासकों के बाद कौन से 2 राजवंश थे जिन्होंने शासन किया? तो याद रखिएगा, गुलाम वंश और तुगलक वंश। गुलाम वंश जो था यह खिलजी वंश से पहले आया था और तुगलक वंश खिलजी के बाद आया था। यह बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि शिवाजी के समायिक मराठा संत का नाम था? तो दोस्तों जब शिवाजी मराठा साम्राज्य के शासक थे तो उस समय मराठा के संत कौन थे? तो यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संत तुकाराम। संत तुकाराम आपके मराठा संत थे आपके शिवाजी के समकालीन। ठीक है, वहीं अगर बात की कि जो रैदास है यह कौन थे? तो रैदास मीराबाई के गुरु थे, याद रखना है। ठीक है, मीराबाई के गुरु रैदास थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन
जो है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखी गई थी, जो कि इनके गुरु थे। ठीक है, इनके गुरु थे आपके स्वामी विवेकानंद। इनके नाम पे रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। कब की गई थी? तो यह आपके स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, आपने याद रखना है। वही अगर आपसे बात की जाए कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है उस दिन क्या मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को इनकी जयंती पे क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के अटॉर्नी जनरल के निम्न नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल का जो नियुक्ति करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही इनका कार्यकाल क्या होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका आर्टिकल आपकी 76 होता है। 76(1) में भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो वर्तमान में किए हैं तो आर वेंकट रमणी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हो जाते हैं। यह भारत की जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं, यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो याद रखिएगा यह सोवियत संघ यानी यूएसएसआर यानी रूस के द्वारा किया गया था आपके यह भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। और यह भिलाई कहाँ पे पड़ता है? तो भिलाई जो इस्पात स्टील जो संयंत्र लगाया गया है वह आपके झारखंड यानी छत्तीसगढ़ में लगाया गया। छत्तीसगढ़ याद रखना, छत्तीसगढ़ में यह आपका भिलाई पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात की जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, लेकिन कब किया गया था? यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, यह आपने याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो याद रखिएगा हिमालय के पार से निकलने वाली नदी आपकी सिंधु नदी हो जाती है। सिंधु नदी द राइट आंसर। वही अगर बात करें सिंधु की, तो सिंधु जो है यह आपके जो आपका सिनका बाब होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक सिनका बाब जलधारा है, उससे इसका उद्गम होता है और यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरब सागर में बनाती है। सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। ऊपर हो जाती है आपकी जास्कर श्रेणी, नीचे हो जाती है आपका लद्दाख श्रेणी। तो जास्कर और लद्दाख के बीच ये बहने वाली श्रेणी से बहने वाली यह नदी हो जाती है आपका कौन सी? तो यह आपकी सिंधु नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो याद रखिएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है? इसमें आपकी क्षमा दान की शक्ति गई है, आपके राष्ट्रपति को दी गई है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है यह आपके मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है, तो कितनी निर्धारित है ये आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके कुल आपके 15 न्यायाधीश हो सकते हैं, याद रखना है 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगर ये बात करें कि जो ICJ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में इसका मुख्यालय हो जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है, ये आपने बताना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है और अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। यह सारे क्वेश्चन जबरदस्त हैं आपके एग्जाम के लिए। जितने भी लोग RPF SI या RPF की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हम डेली ये प्रैक्टिस सेट इसी समय पे डालते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमने इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ये 26वां आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो इससे पहले ये जो 25 प्रैक्टिस सेट है इनका आपका प्ले लिस्ट बन चुका है। आप यूट्यूब चैनल पर जाके O2 एग्जाम पर वहाँ पे अगर आप प्ले लिस्ट इसका खोजेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कुल टोटल आपके जो हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो यह 25 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन आपके पूरा शामिल किया गया है। तो आप इससे कहीं अपना तैयारी कर सकते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको पूरा वहाँ पे प्ले लिस्ट अपना खोल के वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं फिर से। और आप अगर आपको यह जो चैनल यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आप इसे फास्ट करके भी 1.2 गुणे भी करके अपना पढ़ सकते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कुल आपके
8 तरंग हो जाते हैं। जैसे आपका होता है ना कि जो आपका रामायण है, रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो रामायण में कुल कितने कांड हैं, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो महाभारत में कुल आपके 7 कांड हो जाते हैं रामायण में, और महाभारत की बात करें तो महाभारत में आपके कुल 18 पर्व हो जाते हैं। वही ऋग्वेद में आपसे पूछा था ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो यह आपने बताना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर राज तरंगणी की बात करें तो राज तरंगणी में आपके कुल 8 तरंग है। राज तरंगणी कल्हड़ ने लिखी है, और इसमें बात की जाए राज तरंगणी में कश्मीर के राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शब्दावली में यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है, ये आपने बताना है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा शहर नील होना चाहिए, नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा खार्तूम। खार्तूम जो है दोस्तों, यह आपका जो राजधानी है खार्तूम, यह आपके नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो दोस्तों भारत की अगर बात की जाए तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह हो जाती है आपकी गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एकल नृत्य नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा एकल नृत्य नहीं है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा जो उड़ीसी है, उड़ीसी इज द राइट आंसर। उड़ीसी जो होता है यह उड़ीसा का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, यह आपका अकेले नृत्य नहीं किया जा सकता है, तो यह आपका उड़ीसी इज द राइट आंसर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाता है, मोहिनीअट्टम कथकली आपकी केरल राज्य का हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत माता जो पेंटिंग है वह किसने बनाया था, तो भारत माता जो पेंटिंग है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर तो इसका चित्रांकन किए हैं औरत नामक का। और वहीं अगर बात करें कि भारत माता का, तो रविन्द्रनाथ आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है आपके भारत माता की पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बारे में अगर हम पता करें तो कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था आपके 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, यह आपने याद रखना है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे, तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, या पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से आपके प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा है, तो ये आपने याद रखना है, बिहार तो फर्स्ट था लेकिन आपसे यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा है। तो जाति की जो आपकी आधारित जनगणना की गई थी वह बिहार के बाद किस राज्य की गई थी, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश की जाति आधारित जनगणना की गई है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा 1721 फुट का राम मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो याद रखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। यह 1721 फुट है। यहाँ जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना उससे भी बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है आपके कहाँ पे, यह आपके विश्व का यह सबसे ऊंचा मंदिर हो जाएगा, और यह आपके ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके डिसरायली ने किया था, यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट किस स्थान पे मिलती हैं, तो याद रखिएगा यह नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपके नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोदा बेटा, यह आपने याद रखना है। आप कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि जो आपके बौद्ध साहित्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भिक्षुओं और ननों के लिए मठीय नियमों से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
यह विनय पिटक हो जाता है। विनय पिटक जो है बौद्ध साहित्य का एक पवित्र ग्रंथ हो जाता है। विनय पिटक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो यह आपने याद रखना है, यह जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी इज द राइट आंसर। यह 3 प्रकार के आपके संविधान जो आपके आपातकालीन है वह भारत में लागू गया। एक तो 352 हो जाता है, तीसरा 356 हो जाता है और चौथा आपका 360 हो जाता है। ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा आपकी कादम्बरी आपके बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाए तो हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? तो यह आपके जयदेव द्वारा लिखा गया। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया आपके किसके द्वारा? तो दोस्तों तो यह कालिदास, महाकवि कालिदास के द्वारा मेघदूत की रचना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि 1878 की वर्णनात्मक प्रेस अधिनियम को किस उपनियुक्त की कार्यकाल में रद्द किया गया था? तो याद रखिएगा जो यह आपका 1878 की वर्णनात्मक प्रेस अधिनियम था वह कब आपका रद्द किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल पे रद्द किया गया था। यह आपने याद रखना है, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि धांगदेव किस वंश के शासक थे? तो जो धांगदेव थे यह आपके जेजेती भुक्ति के चंदेल शासक के थे। याद रखिएगा जो धांगदेव थे यह किस वंश के शासक थे? तो जेजेती भुक्ति चंदेल शासक थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा आरती शाह ने यह चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। वहीं प्रथम पुरुष कौन थे? तो याद रखिए मिहिर सेन जो आपके अंग्रेजी चैनल है इसे आपके तैरकर पार किए थे। मिहिर सेन और आरती शाह का नाम याद रखना आपको। नेक्स्ट देखेंगे कि डैश को भारत के नागरिक उड्डयन का जनक भी माना जाता है। तो याद रखिएगा जहांगीर रतन जी दादा भाई जो टाटा हैं इन्हें हम आपके नागरिक उड्डयन का जनक भी मानते हैं। तो याद रखिएगा यह भारत के नागरिक उड्डयन जनक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ कि निम्नलिखित में से किस देश को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा बैडमिंटन को हम पहले पूना के नाम से जानते थे। बैडमिंटन की बात करें सुधीरमन कप बैडमिंटन से ही संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। सभी आपके बैडमिंटन जो आपके पुरस्कार हो जाते हैं आपको याद रखना है, जो इसकी ट्रॉफियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो याद रखिएगा जो मिडनाइट चिल्ड्रन है या तो आपकी पूछा गया रस्किन बॉन्ड द्वारा जो नहीं लिखी गई है ये आपने बताना है। ठीक है, तो जो आपका मिडनाइट चिल्ड्रन है किसके द्वारा लिखी गई है ये आपने बताना है। याद रखना है दोस्तों ये जो आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है यह आपके सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। और यह आपके जो द रूम ऑन द रूफ है, द ब्लू अम्ब्रेला और रोड्स टू मंसूरी यह सभी आपके किसके द्वारा लिखा गया है? सभी आपके रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो मिडनाइट चिल्ड्रन है यह सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो कौन था? दोस्तों मानव सबसे पहले कौन सा अनाज आपका उगाया था? तो जौ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जौ। वहीं सबसे पहले जो आपका पाला गया पालतू जानवर कौन सा था? तो आपका कुत्ता था। और बनाया गया जो सबसे पहले औजार था वह कौन सा था? कुल्हाड़ी था। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में से कौन सा पठार स्थित है? तो याद रखिएगा यह मालवा का पठार स्थित है। अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा यह पठार स्थित है? तो आपका मालवा का पठार स्थित है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बाकी अगर बात करें तो अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है आपने बताना है। ठीक है, ये बताना है आपका अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो अगर बात करें हम अरब सागर में नहीं गिरती है तो गोदावरी इज द राइट आंसर। गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी जो है यह अरब सागर में न गिर के बंगाल खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी को हम बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। यह कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, यह आपका याद रखना है। और जायकवाड़ी जो परियोजना है यह गोदावरी नदी पर ही बना हुआ है।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका नगदी फसल सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नगदी फसल सम्मिलित नहीं है आपने बताना है, याद रखिएगा। यह सभी आपके नगदी फसल हो जाते हैं, लेकिन जो आपका गेहूं है, गेहूं या नगदी फसल में नहीं आता है, खाद्यान्न फसल है। तो गेहूं इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। गेहूं में प्रथम उत्पादक देश कौन सा है आपका? अगर बात करें देश की छोड़िए, पहले राज्य जान लेते हैं। तो राज्य जो है यह आपका यूपी है आपके गेहूं उत्पादन में, ठीक है। और राज्य की बात करें तो राज्य जो आपका है या यूपी हो जाता है। यूपी आपके गेहूं उत्पादन में, दूध उत्पादन में और साथ ही गन्ना उत्पादन में यह आपके टॉप पे आपका रहता है यूपी। आलू उत्पादन में भी टॉप पे है आपका यूपी। चलिए आगे देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग गुरु दक्षिणा में इतना तो कर ही सकते हैं, फिर भी कंजूसी करते हैं सभी बच्चे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया का जो हृदय स्थल है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा यह आपका हो जाता है कौन सा? तो यह आपका जो जावा द्वीप है ना, जावा द्वीप इज द राइट आंसर। जावा द्वीप को आपके इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर आपका जावा द्वीप। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह आपका किस द्वीप पे स्थित है? तो यह आपके जावा द्वीप पर स्थित है। लेकिन अब यह बोर्नियो द्वीप पे जो स्थित है आपका नुसंतारा, इंडोनेशिया सरकार नुसंतारा को अपना राजधानी बनाने की यह अपना जो है अभी फैसला ले रही है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइटन। टाइटन जो है या सैटर्न ग्रह, जो सैटर्न आपका है शनि, उस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है टाइटन। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजहंस उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जो राजहंस उत्सव है यह आपके आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो याद रखिएगा म्यांमार से आपकी सिक्किम की सीमा नहीं लगती है। सिक्किम इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वह प्रेम सिंह तमांग हो जाते हैं और यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं वह लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। और साका दावा जो है, साका दावा यह यहाँ का नववर्ष हो जाता है आपके सिक्किम नववर्ष। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस गैर धात्विक खनिज का भंडार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो भंडार है वह पश्चिम बंगाल में है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह आपने बताया, आपसे पूछा गया है राज्य, न कि यूटी। अगर आपसे यूटी पूछता तो वहाँ पे आपका अंडमान निकोबार राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा गया है आपके राज्य, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में राज्यों की जो संख्या है सबसे अधिक है नेशनल पार्कों की, राष्ट्रीय उद्यानों की। तो नेशनल पार्क इज द राइट आंसर, जो आपका सबसे ज़्यादा है आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश को हम भारत का हृदय भी बोलते हैं, इसे हम सोया प्रदेश भी बोलते हैं। यह बातें याद रखनी है मध्य प्रदेश के बारे में। अगर बात करें कि जो आपके मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो 10 नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है, वहीं 9 नेशनल पार्क आपके केंद्र शासित प्रदेश आपके अंडमान निकोबार में है, ठीक है। यह बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 53। 52 में जो है यह राष्ट्रपति का पद दिया गया है, एक भारत में आपका राष्ट्रपति होगा। लेकिन जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति दी गई है वह आपके आर्टिकल 53 में बताया गया कि जो आपके कार्यपालिका का प्रधान होगा वह कौन होगा? आपकी या राष्ट्रपति होंगी, उनको संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन इज द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी क्या होता है? जो आप एलपीजी गैस चलाते हैं उसका प्रमुख घटक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख घटक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कोशिका आपसे पूछी जा रही है यानी कि सेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका तंत्र है आपकी रीढ़ की हड्डी, वह सबसे बड़ी आपकी शरीर की सेल हो जाती है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी आपकी तंत्रिका निकलती हैं? तो याद रखिएगा
कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है 31 जोड़ी आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मेरुदंड क्या होते हैं, जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है वही। ठीक है, तो 31 जोड़ी आपकी यहाँ पे तंत्रिका जोड़ी निकलती है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने RPF, SI और कांस्टेबल के लिए टोटल 50 क्वेश्चन जीके जीएस के कवर किए हैं। इसमें से आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट के जो बताया करिए। आप लोग वीडियो के लास्ट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करा करिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप पे शेयर कर दिया करिए, जिससे कि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। आई होप आप लोग शेयर जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो का PDF आपको O2 एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से रिविजन कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।